दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह की एक मूवी आई थी 2017 ईस्वी में, जिस फिल्म का नाम था पद्मावती। और उस फिल्म के बाद बहुत सारा तोड़ फोड़, बहुत सारे संगठनों के द्वारा उसका विरोध किया गया, क्योंकि इस फिल्म में एक राजपूत रानी थी जिसके बारे में दिखाया गया है, उनका प्रेम प्रसंग दिखाया गया है। एक राजपूत राजा और एक राजपूत रानी के बीच में जो एक तीसरा व्यक्ति जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक, तो उसका जब एंट्री होता है उस फिल्म में, तो उसकी वजह से वो ट्रायंगल बन जाता है। और हिंदू मुसलमान की वजह से कि एक मुस्लिम शासक हिंदू रानी को कैसे अपने कब्जे में करता है, या फिर उसके बारे में कुछ गलत सीन उसमें कहा गया था कि डाला गया उस फिल्म में, जिसकी वजह से उस फिल्म का काफ़ी विरोध हुआ था। और उसके बाद उस फिल्म का नाम बदला गया, जिसका नाम पद्मावती से पद्मावत किया गया। और यही पद्मावत जो ग्रंथ है, जो काव्य है, जो कविता है, वो इसी किताब जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है, इसी किताब में जो कहानी है उसी कहानी को फिल्माया गया है फिल्म पद्मावत में, जिसमें जो राजपूत की रानी सिंघल द्वीप की जो रानी थी, जिसका नाम था पद्मावती पद्मिनी, जिसका रोल निभाया था दीपिका पादुकोण ने। और उसके जो पति थे राजपूत राजा शाहिद कपूर थे, और उसमें एंट्री होता है अलाउद्दीन खिलजी का। तो ये एक प्रेम पीड़ा का प्रसंग है जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। वो फिल्म बाद में रिलीज़ हुआ और उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं था, बस जो इस किताब में कहानी थी वही है। तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छी कहानी है। मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में लगभग, और इनकी मृत्यु हुई थी 1548 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश अमेठी में इनका जन्म हुआ था। और बहुत ही अच्छी कहानी है। आप लोगों ने अगर वो फिल्म नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख सकते हैं, देख लीजिए। आपको इनका जो किताब है पद्मावत, जो सबसे प्रसिद्ध है मलिक मोहम्मद जायसी का किताब, उसके बारे में आपको वो कहानी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिल्म में देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आज उन्हीं के किताब में जो कर्बक शैली में वो लिखी गई है, वो जो पद्मावत लिखी गई है, वो लिखी गई है कर्बक शैली में। वो एक शैली है, कर्बक कोई कविता का नाम नहीं है। कर्बक एक शैली है, जैसे दोहा हम लोग लिखते हैं तो दोहा का कोई एक शैली होता है लिखने का, दोहा लिखने का, जैसे तुलसीदास ने लिखा है। तो कई कवियों ने तो इनको, मोहम्मद जायसी को, तुलसीदास के समान वाले कवि भी माने हैं, कि तुलसीदास के समक्ष अगर उस समय में कोई खड़ा हो पाता था तो मलिक मोहम्मद जायसी ही थे, जो तुलसीदास के समक्ष खड़ा होने वाले कवि थे। तो इन्होंने जो कर्बक शैली में लिखा है, एक शैली मतलब एक तरीका होता है लिखने का, तो ये जो पद्मावत किताब था जो कर्बक शैली में, वो कर्बक शैली क्या है ये आपके किताब में देख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कर्बक शैली में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी को हम पढ़ेंगे, और ये कुछ नहीं है, ये जो है उसी पद्मावत जो किताब है, जो ग्रंथ है, जो काव्य ग्रंथ है, उसके शुरू में कवि ने अपने बारे में लिखा है, और उसके लास्ट में कवि ने उस किताब के बारे में, उस ग्रंथ के, उस काव्य ग्रंथ के बारे में, उस प्रेम पीड़ा वाले, प्रेम में जो पीड़ा होता है, जो दुख होता है, जो छटपटाहट होती है जब कोई प्रेम करने वाले एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तब उसमें इसमें दिखाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी अपनी पत्नी को धोखा देता है। उसके बाद जो रानी होती है, जो राजपूत रानी दीपिका पादुकोण, और जो शाहिद कपूर जो राजा होते हैं, वो राजपूत राजा, वो जब अलग होते हैं एक दूसरे से, फिर वो जो शाहिद कपूर जो राजपूत राजा होता है, वो अपनी पत्नी को छोड़ करके सिंघल द्वीप की रानी से शादी करती है। तो उसकी पत्नी का के मन में जो पीड़ा होता है प्यार के लिए, फिर जो अलाउद्दीन खिलजी होता है वो अपनी पत्नी को छोड़ देता है। वो तो बहुत सारे पत्नियों को छोड़ता है, वो तो एकदम एकदम पंटर आदमी है, एकदम घटिया आदमी है, उसके बारे में क्या बताना। तो वो उसकी पत्नियों के मन में जो पीड़ा होता है, जो दुख होता है, ये जो प्रेम पीड़ा जो है वो इस किताब में जो लिखी गई है, प्रेम पीड़ा। और लास्ट में जब राजा को, शाहिद कपूर को मार दिया जाता है, राजपूत राजा को, और जब जो रानी है वो आक्रमणकारियों के अत्याचार से बचने के लिए लास्ट में जो रानी होती है, जो राजपूत रानी होती है, सिंघल द्वीप की रानी दीपिका पादुकोण, वो सब अपने संगी साथियों के साथ जौहर कर लेती हैं, मतलब आग में कूद करके जान दे देती हैं। उसी के बारे में ये पूरी कहानी है। तो लास्ट में किताब के बारे में लिखा गया है कि वो कैसी कहानी है, इन्होंने ये कहानी कैसे लिखी है उसके बारे में लिखा है।
देखिए, कवि कहते हैं उस किताब के बारे में कि उन्होंने इसे रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है। मतलब इस किताब में जो लाइन लिखी गई है वो खून से लिखी गई है। मतलब कवि ने बहुत मेहनत किया इस काव्य को लिखने के लिए। यहाँ पर देखिए ये लाइन, मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा। मोहम्मद जो है, मलिक मोहम्मद जायसी, वो कहते हैं कि ये जो कविता है वो मैंने इसको जोड़ी करके, मैंने इसको रच करके, जोड़ना मतलब जोड़ करके, उसको रचना करके मैंने ये सुनाया है लोगों को। सुना जो प्रेम पीर गा पावा। और जिसने भी ये प्रेम पीर, प्रेम का पीर, पीर मतलब पीड़ा, कष्ट, दुख, जिसने भी ये प्रेम का पीर सुना है वही इस गाने को, इस काव्य को गा पाया है। जिसने इसके पीड़ा को अनुभव किया है उसी ने इस काव्य को गाया है। जोरी लाई रखत के लेई, और इसको मैंने जोड़ा है रक्त के लेई से। रक्त का जो लई होता है, जो गाढ़ा द्रव्य होता है, रक्त के गाढ़ी प्रीति से रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है, जो गाढ़ी प्रीति के नयन जल में भिगोई हुई है। गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, मतलब आँख में जो पानी होता है जिसे हम लोग आंसू कहते हैं, उस आंसू से भिगाया हुआ है ये ग्रंथ। आंसुओं से भिगा करके और खून से मैंने ये ग्रंथ लिखा है। मतलब जब मैं ये लिख रहा था तब ऐसा लग रहा था कि मेरा खून जल रहा है। और ये कहानी जब आप पढ़ेंगे और ये फिल्म जब आप देखेंगे तब आपको लगेगा, वो पीड़ा का अनुभव होगा। ठीक है, तो आँखों से आंसू बह रहे हैं मेरे और मैंने इसको लिखा है। उसके बाद कवि कहते हैं, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब वह न तो राजा रतन सेन है और ना ही रूपवती पद्मावती रानी है। अगला लाइन देखते हैं, ओ मन जानी कवित अस कीन्हा, मकु यह रहे जगत म चीन्हा। मुझे इस जगत में सब चीन्हते रहे, सब पहचानते रहे। इसी वजह से ये कविता, यही जान करके मैंने ये कविता लिखा है कि मैं रहूं न रहूं। और ये जो काव्य है, ये जो किताब है पद्मावत, ये किताब अमर रहेगा इस जगत में, इस संसार में। इस किताब की वजह से ही मुझे लोग जानते रहेंगे, मुझे लोग याद रखेंगे। यही सोच करके मैंने ये किताब लिखा है। कहाँ सो रतन सेन अस राजा, मैं कोई रतन सेन नहीं हूँ। वो जो शाहिद कपूर की मैंने बात की उसका नाम था रतन सेन, मैं कोई रतन सेन राजा नहीं हूँ। कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, और मैं कोई सुआ जैसा बुद्धिमान भी नहीं हूँ। उपराजा, राजा का कोई मंत्री होगा, उस फिल्म में आपको पता चलेगा सुआ। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान हूँ, और मैं ना तो अलाउद्दीन खिलजी हूँ, सुल्तान हूँ। कहाँ राघव जई किन्ह बखानू, और ना ही मैं राघव चेतन और ना ही मैं अलाउद्दीन हूँ। राघव चेतन भी कोई थे, ना ही मैं राघव चेतन हूँ जो कोई मुझे याद रख पाएंगे। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, और ना ही मैं वो रूपवती, दुनिया की सबसे सुंदर महिला, सबसे सुंदर लड़की, ना ही मैं वो पद्मावती हूँ। कोई ना रहा जग रही कहानी, कोई नहीं रहा इस दुनिया में। आज तक जो आया वो सब गए, राम भी गए, कृष्ण भी गए, जो भी इस धरती पर जन्म लिया है सब गए, लेकिन उनकी जो कहानी है वो रह गई है। तो मैं भी इस जगत में रहूं या ना रहूं, इस जगत में मुझे मकु यह रहे जगत मह चीन्हा, मुझे यह जगत चिन्हता रहे। यही सोच करके, यही जान करके मैंने यह कविता कहा है, मैंने यह कविता लिखा है। ठीक है, कोई ना रहा जग रही कहानी, कोई नहीं रहा इस जगत में, सिर्फ कहानी रह गई है। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो व्यक्ति जिसकी कीर्ति इस जगत में रही है, जिसकी कहानी इस जगत में रह गई है। फूल मरे पे मरे न बासु, फूल मर जाता है लेकिन उसका सुगंध नहीं मरता। फूल को तोड़ दीजिए, फूल तो टूट गया, मर गया, लेकिन उसका सुगंध जस का तस उसमें रह जाता है। और फूल को पीस करके उसका सुगंध निकाल करके लोग इत्र बना लेते हैं। तो फूल तो मर जाता है लेकिन सुगंध नहीं रहता। इंसान तो मर जाता है लेकिन उसकी कहानी नहीं मरती, उसकी कीर्ति नहीं मरती। केई न जगत जस बेचा, केई न लीन जस मोल, किसी ने इस जगत में अपनी कीर्ति को, अपने यश को, अपनी कहानी को किसी ने नहीं बेचा है और ना ही कोई उसे खरीद सकता है। किसी की कीर्ति, किसी का यश, किसी का अच्छा काम
ना कोई अपने अच्छे काम को, ना कोई अपने अच्छे कीर्ति को बेच सकता है, और ना कोई अपने यश को, जॉस जिसे हम लोग कहते हैं, ना कोई अपने यश को कोई मोल में खरीद सकता है। जो यह पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल, और जो कोई भी इस कहानी को पढ़ेगा वो दो बोली में, दो शब्द में मुझे जरूर याद रखेगा। तो वो कहानी है, इस कहानी का नाम है पद्मावत। इस किताब का नाम है, किताब तो आपके समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये कड़बक शैली में लिखा हुआ है, इसी शैली में, और ये समझने में कितनी मुश्किल है। तो पद्मावत किताब पढ़ने से अच्छा है पद्मावत फिल्म देख लीजिए। शाहिद कपूर, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म है, ज़रूर देख लीजिए। और उसके साथ, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऊपर वाला भी बताते हैं उन्होंने अपने बारे में क्या कहा है, ठीक है। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर अभी जो होते हैं, जो ये कर दो, वो कर दो, तुम्हारे अंदर में कोई कमी है उसको मत देखो, वही मोटिवेशन इन्होंने ऊपर में दिया है। और ये मोटिवेशन बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि ये जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इनके बारे में ये देखिए। चेचक के कारण रूपहीन, चेचक जब हो जाता है, जिसको हम लोग माता कहते हैं, शरीर पर दाने पर, पूरे बॉडी पर लाल लाल रंग का दाना उग जाता है, तो उनके पूरे बॉडी पर चेचक था, चेचक का दाग था, एकदम कुरूप था इनका शरीर देखने में। और बाईं आंख और कान से वंचित, और इनका बायां आंख भी नहीं था, बायां आंख से ये एकदम काने थे, और कान तो था ही नहीं इनके पास, मतलब ये बहरे थे और एक कान से काने थे। इसके बावजूद लोग इनको याद रखते हैं, क्यों? इनकी कीर्ति की वजह से, इनके अंदर में जो गुण था, इनके अंदर में जो कहानी कहने की, जो कविता कहने की जो कला थी। पद्मावत एक हो सकता है कि ये असली घटना भी हो, इसका कोई सबूत नहीं है कि ये अलाउद्दीन खिलजी और ये रतन सेन और पद्मावती की जो कहानी है ये कोई रियल घटना है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि कवि जो लिखते हैं वो अपने मन से लिखते हैं। उनके कविता में कोई, जैसे कोई शायरी लिखता है तो वो कोई रियल शायरी नहीं होता, वो अपने मन से लिखते हैं। उसी तरह अगर कोई कवि कोई काव्य लिखता है, कोई कहानीकार अगर कोई कहानी लिखता है, कोई उपन्यास लिखता है, तो वो सच्ची घटना पर आधारित नहीं होता, वो काल्पनिक घटना पर आधारित होती है। तो वो उनके अंदर में जो कला थी मलिक मोहम्मद जायसी के अंदर में, इतने सारे चेचक, उसके बाद बहरा, उसके बाद एक कान से काना, सिर्फ एक आँख था उनके पास लिखने के लिए। तो इसके इस गुण के कारण उनको जाना जाता था, इनके उस गुण के कारण इनको पहचाना जाता था। लोग इनके सामने इनको देखने के लिए लाइन लगा करके, इनको सुनने के लिए लाइन लगा करके बैठे रहते थे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर में जो गुण था, उसी गुण के बारे में इन्होंने पहले कड़बक में कहा है। और ये कड़बक एक शैली है, ये कोई कविता नहीं, इस कविता का नाम नहीं है। ये पद्मावत के दो अंश हैं। ये शुरू का अंश है जिसमें उन्होंने अपने बारे में कहा है पद्मावत किताब में, और ये लास्ट में है जिसमें उन्होंने पद्मावत किताब के बारे में कहा है कि उन्होंने वो किताब कैसे लिखी, और ये शुरू में उन्होंने उस किताब के बारे में कहा। ये शैली का नाम है, कड़बक शैली का नाम है, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। और मेरा एक और चैनल है निशांत सर व्लॉग, उसे भी इस चैनल में जब आप जाइएगा तो उसको फॉलो कर लीजिएगा। वो व्लॉग मैं उसमें बनाऊंगा, अभी नहीं बना रहा हूँ। और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, निशांत सर। 72,000 फॉलोवर्स था, वो पेज डिलीट हो गया, ठीक है। तो फिर से मैंने नया पेज बना, निशांत SIRR दीजिएगा। और निशांत सर ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्टिंग कब पढ़ते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये पढ़ करके। चलिए शुरू में पढ़ते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सिर्फ एक आंख है उनके पास, ना उनका शरीर सुंदर है क्योंकि उसके शरीर पर चेचक का दाग है, और दोनों कान भी नहीं उनके पास। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, कवि कहते हैं कि मैं मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जायसी, सिर्फ एक नैन का कवि हूँ और मैं बहुत गुनी हूँ। सोई बिमोहा जे कवि सुनी, और जिसने भी इस कवि को, इस काव्य को, मेरे काव्य को सुनी, वो सब एकदम मोहित हो गए। जिन्होंने भी इसे सुना है वो सब मोहित हो गए। सुनिए, सोचिए, पद्मावत जैसी कहानी कोई भी सुनेगा तो वो तो मोहित होगा ही ना। चांद जैस जग विधि अवतारा, जैसे चांद इस जग में अवतार लेकर के इस पूरे संसार को, दिन कलंक किन्ह उजियारा, चांद को भी कलंक है, चांद के पास भी कलंक है, और चांद के पास बहुत सारे कलंक हैं। सोचिए, 15 दिन उजाला रहता है, चमकता है, 15 दिन अंधकार में डूबा रहता है। चांद पर कई काले धब्बे हैं, फिर भी इतने सारे कलंक के बावजूद चांद जो है वो इस जगत को उजियारा करता है, इस जगत में उजाला लाता है।
ठीक उसी चांद की तरह जो कवि हैं वो इस संसार में उजियाला लाते हैं। जग सूझा एकई नैना, ये जो संसार है इसको मैंने एक ही आंख से देख लिया है। कई लोगों के पास इस दुनिया में दो आंख होने के बावजूद भी वो पूरे संसार को नहीं देख पाते। लोगों के अंदर छुपी अच्छाई को, इस संसार में छुपी अच्छाई को, बुराई को नहीं देख पाते। और इन्होंने तो एक जग सूझा, ये पूरा जगत, ये पूरा संसार मुझे सूझ गया है, देख चुका हूँ एक ही नैना, एक ही नैन से, एक ही आँख से। उवा सूक, जैसे शुक्र ग्रह, सूक मतलब शुक्र ग्रह जैसे उगता है। असनख्तन्न माह, जैसे नक्षत्रों के बीच, बहुत सारे ग्रह, बहुत सारे तारों के बीच जैसे शुक्र ग्रह उगता है और वो सबसे चमकीला तारा होता है। आसमान में जब आप देखिएगा सुबह सुबह में, सुबह सुबह मतलब 3 बजे 4 बजे सुबह में सबसे चमकता हुआ जो तारा होगा वो शुक्र ग्रह होता है। तो जैसे शुक्र ग्रह नक्षत्रों के बीच सबसे ज़्यादा चमकता है, उसी तरह एक आँख से इस संसार में सबसे ज़्यादा चमकने वाला कोई व्यक्ति है तो वो मैं हूँ। जौ लही अम्बही डाभ न होई, अब वो कहते हैं कि अगर आम में नुकीला पन न होता, जब आम जब बड़ा होता है, आम जब छोटा होता है तब तो वो एकदम चिकना होता है, लेकिन आम जब जब जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके मुंह पर देखिएगा एक नुकीला भाग, आम के सबसे लास्ट छोर में ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा हुआ भाग। अगर वो आम में वो नुकीला नाक नहीं बढ़ता तो लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक उसमें सुगंध नहीं होगा, तब तक वो पकेगा नहीं। जैसे जैसे आम बड़ा होता है, परिपक्व होता जाता है, वैसे वैसे आँख में वो थोड़ा एक भद्दा सा लगता रहता है, वो टेढ़ा हुआ जो नाक रहता है उसमें डाब होता है वो। तो जब तक उसमें नाक उसका टेढ़ा नहीं होगा तब तक आम सुगंधित नहीं होगा। तो जब तक, उसी तरह कहते हैं कि मुझ में बुराई है तभी मैं इतना चमक रहा हूँ। स्वाभाविक है, अगर किसी इंसान में अगर कोई बुराई नहीं होगी, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप में अगर कोई बुराई नहीं है, आप एकदम हैंडसम हैं, बहुत सुंदर हैं, ब्यूटीफुल हैं, सुंदर हैं, एकदम लंबे हैं, एकदम मतलब आपको देखकर कोई मोहित हो जाए, आप में कोई अगर बुराई नहीं है तो मैं वादा करता हूँ आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जलील होना पड़ता है, ठोकर लगना पड़ता है, और ठोकर आपको तभी लगेगा जब आपके अंदर कोई ना कोई बुराई होगी। ठीक है, देखते होंगे कोई भी सुपरस्टार का बेटा सुपरस्टार नहीं बनता है, कोई महान खिलाड़ी का बेटा, सचिन का बेटा देख लीजिए कितना एकदम खत्म है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सचिन ने जो परेशानी उठाई वो उसका बेटा नहीं उठा सकता। तो जब तक आप में कोई बुराई नहीं होगी, जब तक आप जलील नहीं होगे, जब तक आप ठोकर नहीं खाएंगे, तब तक आप महान नहीं बन सकते। तो इसलिए कहते हैं कि जब तक किसी में बुराई नहीं होगी, कीन समुद्र पानी जो खारा, मानता हूँ कि पानी, समुद्र का पानी खारा है, पीने लायक नहीं है, बेकार है, तो अति भय असूझ अपारा, इसलिए तो वो असूझ और अपार है, उसका कोई अंत ही नहीं है। भले समुद्र का पानी खारा है इसलिए ना वो असूझ और अपार है। अगर मीठा होता तो सब उसको बर्बाद कर दिए होते, पी लिए होते, गंदा कर दिए होते। ठीक है, तो आप में बुराई होना जरूरी है, बुराई होना लाजमी है। अब इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? आपके अंदर कोई बुराई है तो फक्र कीजिए, क्योंकि उसी बुराई की वजह से आपको ठोकर लगेगी, आप जलील होंगे और आप महान बनेंगे। जो सुमेरु त्रिशूल बिनासा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा, जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नाश नहीं किया गया होता तब तक वो सोने का पर्वत नहीं बनता। सुमेरु पर्वत को जब त्रिशूल से उसमें आग लगाया गया, उसको बर्बाद किया गया, तभी उसमें से सोना निकला। जो लही घरी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन घरा करा, जब तक जो लही का मतलब होता है जब तक, घरी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन खरा, कांच मतलब कच्चा, जब तक, कलंक मतलब यहाँ होगा कोयला, जब तक कोयले के घड़े में, कोयले के बर्तन में, मतलब कोयले से जला करके, घड़ी मतलब घड़ा, कोई बर्तन जिसमें कंचन को, सोने को जलाया जाता है, पकाया जाता है, उबाला जाता है, जब तक कोयले से घड़े में कंचन को, सोने को जब तक पकाया नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, तब तक वो जो कंचन होता है वो कड़ा नहीं, कठोर नहीं होता है, सोना सोना नहीं बनता है, तब तो वो कच्चा होता है, बिना यूजलेस होता है,
वो चमकदार नहीं होता। जब सोने को जलाया जाता है तब उसमें से चमक निकलती है, जब उसको तपाया जाता है कोयले से तब उसमें से चमक निकलती है। एक नैन जस दर्पण और ते ही निर्मल भाव। और एक ही आँख है मेरा, एक ही आँख है मेरे पास, लेकिन वो जो आँख है वो दर्पण की तरह है, शीशे की तरह चमक रहा है। ते ही निर्मल भाव, और उसमें से मेरा निर्मल जो भावना है, मेरे अंदर में जो भाव है, जो विचार हैं, वो एकदम निर्मल हैं, एकदम उसमें जरा सा भी मैल नहीं है। सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। और जितने भी स्वरूप, जितने भी रूपवंत लोग हैं, जितने भी सुंदर और एकदम हैंडसम और एकदम हीरोइन लोग सब है, हीरो आदमी सब है, छवार सब है, वो सब आकर के मेरे आगे में खड़ा रहता है और मेरी बातें सुनता रहता है। भले मेरे पास एक आँख है लेकिन वो निर्मल है, एकदम दर्पण की तरह है। मेरे जो भाव हैं, मेरे जो विचार हैं वो निर्मल हैं। मेरी आँखें दर्पण की तरह हैं, मेरे विचार निर्मल हैं, बिना मैल के। और तभी तो रूपवंत लोग मुख एकदम मेरे मुंह की तरफ ताकते रहते हैं और मेरी बात चाव से एकदम इंटरेस्टेड होकर के सुनते रहते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए ताकि मैं दूसरा वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत जल्द लाऊं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।